Now we'll continue with the topic that we were studying, sound spectrum and octave bands. We have already understood what an octave band, what sound spectrum means, what is the use of a sound spectrum. But before that, हर्षित मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर. Okay. Sound spectrum is basically a plot between various separated frequencies of a complex tone, and on the y-axis indicating the energy levels of those individual frequencies. Now, octave bands is another effort towards a similar direction. That means ये जो अपन एक effort लगा रहे थे कि भाई आप किसी भी इनपुट साउंड वेव को अपनी प्योर टोन्स में सेपरेट कर लें और हर इंडिविजुअल टोन की एनर्जी लेवल को प्लॉट कर लें, ऐसी ही एक कोशिश ऑक्टेव बैंड्स में भी की जाती है. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें अलग है. नाउ एज द नेम इंडिकेट्स, ऑक्टेव बैंड्स जो टर्म है, इट इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स. पहला टर्म है ऑक्टेव, जिस पे अपन अभी आएंगे, एंड द अदर वन इज बैंड. बैंड का मतलब होता है पट्टा या स्ट्रिप. ठीक है, तो बेसिकली काम अभी भी अपन ऐसा ही कुछ करेंगे. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्टेव बैंड्स, वी विल बी स्पीकिंग अबाउट समथिंग सिमिलर. ऑक्टेव बैंड्स भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें वाई एक्सिस पे एनर्जी लेवल्स या डेसिबल्स कुछ भी अपन प्लॉट कर सकते हैं, और एक्स एक्सिस पे वापस से फ्रीक्वेंसी ही होती है इन हर्ट्ज. सो it is something similar to sound spectrum, but with the difference कि अपन स्पेक्ट्रम में तो क्या करते थे, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी की एनर्जी लेवल प्लॉट करते थे. तो जैसे कि मैंने 2 हर्ट्ज बता दिया यहाँ पे, ठीक है, तो 2 हर्ट्ज की एनर्जी लेवल को मैं प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पे. अब ये 2.2 हर्ट्ज हो जाए या 1.9 हर्ट्ज हो जाए, तो उसके लिए ये जो सिंगल लाइन है, ये उसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा. ये एग्जैक्टली 2 हर्ट्ज की एनर्जी लेवल या डेसिबल लेवल्स को इंडिकेट करेगा. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बैंड्स, जैसे ही आपने बोला कि भाई फ्रीक्वेंसी की बैंड्स बनाओ, तो बेसिकली आप अब क्या करोगे, आप 2 हर्ट्ज से लेकर के लेट अस से 6 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी की रेंज को एक ग्रुप बना लोगे, या आप बोलोगे कि ये पूरी एक बैंड है. इस तरीके से बात करोगे. सो नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक अ हिस्टोग्राम. जैसे आप स्टैटिस्टिक्स वगैरह में जो हिस्टोग्राम फिगर्स बनाते हैं, वैसे फिगर्स बनेंगे. तो आपने बोला कि 2 हर्ट्ज से लेकर 6 हर्ट्ज तक एक फ्रीक्वेंसी बैंड है, फिर 6 हर्ट्ज से लेकर के 12 हर्ट्ज तक दूसरी एक फ्रीक्वेंसी बैंड है. ये जरूरी नहीं है कि ये इन दोनों के बीच का जो गैप है या जो विड्थ है ये सेम हो. जैसे 2 हर्ट्ज से 6 हर्ट्ज के बीच में 4 हर्ट्ज का डिफरेंस है, 6 हर्ट्ज से 12 हर्ट्ज के बीच में 6 हर्ट्ज का डिफरेंस है, एंड मे बी द नेक्स्ट बैंड दैट यू आर कंस्ट्रक्टिंग वुड बी इवन वाइडर. अगला वाला हो सकता है सीधे 12 से लेकर के, और ये जरूरी नहीं है कि ये इससे लंबा ही हो, ये इससे छोटा भी हो सकता है. अगला बैंड जो है 12 से लेकर के 20 तक जा सकता है, या इससे ज्यादा जा सकता है. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट बैंड्स. तो अब की बार जो ग्राफ्स अपन बना रहे हैं ऑक्टेव बैंड्स के अंडर में, यू विल नॉट बी प्लॉटिंग द आउटपुट वर्सेस सिंगल फ्रीक्वेंसीज, बट यू विल बी प्लॉटिंग द आउटपुट वर्सेस बैंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज. यानी कि आप अब बात पूरे पूरे कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज की करोगे कि भाई 2 से 6 हर्ट्ज एक बैंड हो गया, 6 से 12 दूसरा बैंड हो गया, 12 से 20 तीसरा बैंड हो गया. नाउ द ओनली थिंग इज the international society which is working towards this end has decided to accept a common template all throughout the world. मतलब पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि मतलब जिसकी जो इच्छा है वो अपने अपने बैंड बना ले. जैसे जर्मनी में a group of scientists would be interested in creating some different level of bands,
इंडिया के कुछ साइंटिस्ट अपना कुछ अलग से बैंड बना रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हर कोई अपने अपने इंडिविजुअल बैंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज और कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करने लग जाए तो उसका आपस में कोई टेक्निकल रेलेवेंस नहीं रह जाएगा। टेक्निकल रेलेवेंस के लिए यू हैव टू क्रिएट अ जनरल एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग एंड यू हैव टू get all the people involved to agree to that single platform। तो इसलिए क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती है, जैसे आईएसओ हो गया, ठीक है, या फिर सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट्स वाली जैसे बात हो गई। तो इसके लिए साल 2 साल 3 साल में एक बार ये एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस या जनरल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराते हैं और उसके अंदर डिस्कशंस होती हैं, डेलिब्रेशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, and at the end of such conferences some general consensus is arrived और उसके बाद फिर पूरे संसार के सारे साइंटिस्ट फिर एक ही बात पे एग्री करते हैं। तो अब ऑक्टेव बैंड्स के लिए एक नियम तय किया गया है कि भैया अगर आप फ्रीक्वेंसी की बैंड्स बना रहे हो तो कैसे बनाओगे, ये अब सबके लिए नियम निर्धारित कर दिए गए हैं। Now as a student of vibration engineering what you have to do is to learn the rules of construction of octave bands, that is what you have to do। तो आज अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, पहली बात तो ये पढ़ रहे हैं कि ये ऑक्टेव बैंड क्या होता है। बैंड तो आपको समझ में आ गया है, whenever you are talking about band of frequency it's a range of frequency which is put together and the whole collection is called as a band of sound। तो अब यहां से अपन चालू करते हैं। डेफिनेशन क्या है ऑक्टेव बैंड्स पे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके एग्जामिनेशन में तो शॉर्ट नोट्स आते हैं अधिकतर, ठीक है। सो यू शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस द थिंग्स दैट यू लर्न फ्रॉम हियर इनटू योर ओन वर्ड्स। ऑक्टेव बैंड्स आर बैंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज into which the audible spectrum is divided in order to enable useful analysis of sound and noise in acoustics। तो बेसिकली ये ऑक्टेव बैंड्स का कंस्ट्रक्शन क्यों किया जाता है, वापस से जैसा आज सुबह अपन ने बताया था, ताकि किसी भी प्रकार के ऑडिबल साउंड की एनालिसिस में आसानी हो सके। अब इन्होंने कह दिया कि भैया ऑक्टेव बैंड क्या क्या करता है, बोला ऑडिबल स्पेक्ट्रम मतलब फ्रीक्वेंसीज की वो रेंज बताओ जो जनरली ह्यूमन बींग्स के लिए ऑडिबल हो। तो बताया भैया 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000, ये आपको अगर याद हो, दिस इज 20 हर्ट्ज जो है दिस इज कॉल्ड एज सबसोनिक एंड दिस इज कॉल्ड एज अल्ट्रासोनिक, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक और सबसोनिक फ्रीक्वेंसीज की बात याद होगी आपको। इन दोनों के बीच की जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं वो जनरल ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिबल होती है, ठीक है। तो अब अपनी कोशिश ये है कि भैया 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की जो कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज है उनको ऐसे सेट्स में विभाजित किया जाए ताकि हम बैंड्स की बात करें। तो अब की बार आपकी कोशिश ये रहेगी कि ऐसे बैंड्स को निर्धारित कर दें और उसके बाद कभी भी ऐसे बोले कि भाई आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड बैंड इन ऑक्टेव एनालिसिस। तो जैसे ही मैं थर्ड नंबर ऑफ बैंड की बात करूंगा तो पूरी दुनिया को क्लियर हो जाएगा कि भाई मैं कौन सी फ्रीक्वेंसी से कौन सी फ्रीक्वेंसी के बीच की बात कर रहा हूं। दिस इज द पर्पस, ठीक है। और वो जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो 20 से 20,000 तक की फ्रीक्वेंसीज को अपन बैंड्स में डिवाइड करने जा रहे हैं। अब इसके पीछे नियम क्या है, किस नियम के चलते अपन ये डिवीजन कर सकते हैं। कोई ये बोले भाई मैं तो 20 से लेकर के 10,000 तक एक बैंड बना लूं, 10,000 से फिर 20,000 दूसरा बैंड बना लूं, 2 बैंड काफी है। तो ऐसा नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू जनरल एग्रीमेंट वी हैव टू फॉलो द रूल्स। अब अपन समझे बैंड तो समझ गए अपन कि भाई क्या होता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ऑक्टेव। ऑक्टेव क्या चीज होता है। ऑक्टेव जो है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑक्टा। और अगर हिंदी में कहें तो ऑक्टा जो है दैट मीन्स इट रिलेट्स विद द नंबर 8, ठीक है। 8 नंबर से जो रिलेशन रखता हो उसको ऑक्टा कहते हैं। ऑक्टेव क्या है, ऑक्टेव जो है ये आपकी संगीत की टर्मिनोलॉजी से उठाया गया एक वर्ड है। वर्ड का एक्चुअल मीनिंग तो लैटिन वर्ड से आता है विच कम्स फ्रॉम 8, लेकिन संगीत में भी एक ऑक्टेव जिसको कहते हैं
यू विल बी वेरी सरप्राइज टू सी कि ये आप बहुत बचपन में ही जानते हैं ऑक्टेव्स के बारे में, लेकिन आपको एक्चुअली पता नहीं था कि भाई हम ऑक्टेव के बारे में पढ़ रहे हैं। सारे गामा सब लोगों ने सुना होगा, ठीक है। यहाँ पहले अपन एक बार सारे गामा की बात कर लेते हैं, देन वी विल गो बैक टू द मैथमेटिक्स ऑफ दैट, ताकि आपको ऑक्टेव समझ में आए क्या चीज है। ऑक्टा और 8 से डिराइव किया गया वर्ड है ऑक्टेव। और ऑक्टेव क्या होता है? ऑक्टेव इज अ कलेक्शन ऑफ कॉन्जिक्यूटिवली इंक्रीजिंग म्यूजिक नोट्स और फ्रीक्वेंसी नोट्स, ठीक है। तो जैसे कि अभी अपन सारे गामा पाधा निसा पढ़ते हैं, ठीक है। तो सारे गामा पाधा निसा में कितने नोट्स हुए ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, exactly 8 notes are in the series of your musical सारेगामा, ठीक है। अब इसमें एक चीज जो आपको पता नहीं है वो ये है कि आप जैसे ही फर्स्ट वाले से 8वें तक पहुंचते हो, आपकी जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू है वो डबल हो जाती है, एग्जैक्टली डबल हो जाती है। यानी कि अब अपन इसकी बात कर रहे हैं, इसको देखो जैसे कैसे अब इसको गाया कैसे जाता है। ये एक एक प्योर टोन है, ये ईच ऑफ दी सारे गामा इज अ प्योर टोन, ठीक है। क्योंकि अब देखो सा कंटिन्यूअसली एक ही फ्रीक्वेंसी पे आवाज आ रही है, फिर उसके बाद थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, रे गा मा पा धा नी सा। अब देखो ये वाला जो सा है और ये वाला जो सा है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी अगर आप मैच करो, दिस इज सा। दोनों फ्रीक्वेंसीज एक, यानी ये सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी जो है ये पहले वाली की सीधे डबल हो जाती है। अब ये भी मत समझना कि फर्स्ट सा जो होता है वो 220 हर्ट्ज पे फिक्स्ड है, नो। आप पहला वाला सा कहीं भी लोअर फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं भी हायर फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने स्टार्ट किया था सा, ठीक है। लेकिन कोई और अगर गाए तो वो जरूरी नहीं है कि वो 220 हर्ट्ज पे पहले वाले सा को रखे। दैट पर्सन कुड स्टार्ट विद अ हायर लेवल ऑफ सा। तो हो सकता है उसकी शुरुआत ही ऐसे हो सा, वो अगर ऐसे शुरू कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसने 220 की बजाय शायद 300 हर्ट्ज पे सा को रखा है। लेकिन अगर इसको 300 हर्ट्ज पे रख दिया उसने, तो ये बात तय होगी कि ये जो आखिरी वाला सा होगा ये कितने फ्रीक्वेंसी पे होगा, ये 600 हर्ट्ज पे होगा। दिस विल बी एट 600 हर्ट्ज। दिस इज द मीनिंग ऑफ एन ऑक्टेव। क्योंकि आप इस सा को कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज। अब 1 हर्ट्ज पे आप गा ही नहीं पाओगे, वो अलग बात है। इतनी ज्यादा तो आपके साउंड बॉक्स की कैपेसिटी नहीं होती है कि इतने लो फ्रीक्वेंसी पे चला जाए, ठीक है। तो जो भी है, ह्यूमन बीइंग की जो साउंड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है उसके बेसिस पे वो इस पहले सा को कितना नीचे और कितना ऊपर ला सकता है, ये तो उसकी इच्छा है और उसकी कैपेसिटी है, पर्सनल कैपेसिटी है। लेकिन म्यूजिक इस चीज को डिक्टेट करता है, या ऑक्टेव इस चीज को डिक्टेट करता है कि आपकी पहली सा कितनी भी फ्रीक्वेंसी पे हो, लेकिन जो आखिरी सा होगी वो पहले वाले की डबल होगी साहब, तो ही आपका म्यूजिकल नोट करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। सो इफ यू स्टार्ट योर सा एट अ हायर फ्रीक्वेंसी सा, तो उसी हिसाब से सारे ऊपर जाएंगे उसके, रे गा मा पा धा नी सा। अब ये लास्ट वाला सा बहुत ऊंचा चला जाएगा, बहुत ऊंचा मतलब 300 का डबल हो जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑक्टेव। और ये जो कॉन्सेप्ट था, इसका रूल सिर्फ इतना था संगीत में कि करेक्ट सारे गामा पाधा निसा वही होगा जिसमें पहला सा और दूसरा सा एग्जैक्टली डबल कर दे फ्रीक्वेंसी को, तब आपने करेक्ट सारे गामा गाया है। दिस वॉज द एग्जैक्ट रूल ऑफ म्यूजिक। तो इस म्यूजिक में चूंकि 8 प्योर टोन्स के बाद में फ्रीक्वेंसी डबल होती है, तो हमने इसी को एक आधार बना लिया नियम को बनाने के लिए, और इसी से इसका नाम जो अब अपन सीखने जा रहे हैं ऑक्टेव बैंड्स रखा गया। तो ऑक्टेव बैंड्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है या नियम क्या है? ये बोलता है कि हर बैंड, ईच बैंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3
typical frequencies. The lower frequency f suffix l, the central frequency also called as the nominal frequency, and the upper frequency level. तो अब जैसे मैंने बताया कि भाई फ्रीक्वेंसी की जो ऑडिबल रेंज है उसको हम ऐसे ही टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं, ठीक है, वी वांट टू ब्रेक अप द फ्रीक्वेंसी इनटू डिफरेंट रेंजेस। तो अब अपन अगर ऐसे एक हिस्टोग्राम बॉक्स को अलग करके लाएं, जैसे इसको अलग करके देखें, तो इसके जो लेफ्ट साइड की जो फ्रीक्वेंसी है उसको तो लोअर लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट साइड की फ्रीक्वेंसी है वो अपर लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एग्जैक्टली सेंटर पे जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज द सेंट्रल और नॉमिनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बट इमीडिएटली जब भी आप इस तरह का अरेंजमेंट देखते हैं तो आपको एक टेम्पटेशन होती है कि ये जो सेंट्रल वैल्यू है उसको फटाक से ऐसे निकालने की। बोला भाई ये मेरा बैंड है, ये मेरा लोअर फ्रीक्वेंसी है, ये मेरी अपर फ्रीक्वेंसी है, और ये मेरी सेंट्रल या नॉमिनल फ्रीक्वेंसी है। और अगर आपसे कोई पूछे कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो फटाक से ये लिखने की इच्छा होती है अपनी, क्योंकि दिखता ऐसा है, फिगर में जैसा दिख रहा है उस हिसाब से आप बोलोगे कि अपर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी का जो एवरेज होगा वो होना चाहिए सेंट्रल या नॉमिनल फ्रीक्वेंसी। बट इन दिस केस, और अदर, द रूल ऑफ ऑक्टेव बैंड्स सेज कि ऐसे नहीं निकालेंगे आप, नो। तो फिर कैसे निकालेंगे? देखो, एवरेज जब भी अपन बात करते हैं तो अपन अपना माइंड स्टक होता है कि अरिथमेटिक एवरेजिंग करने की, ठीक है, लेकिन एवरेज का मतलब मीन, ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन निकालने की अपनी टेंडेंसी होती है, बट वी फॉरगेट दैट देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड एज अ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और इन सब सीरीज के अंदर पढ़ा होगा, जो कि ये कहता है कि अगर मैं आपको एक वैल्यू दूं a और एक वैल्यू दूं b, ठीक है, and let us say b is greater than a, what is the geometric mean of a and b? तो इसका आंसर है अंडर रूट ऑफ ए बी। दिस इज कॉल्ड एज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एनी टू रैंडम नंबर्स पिक्ड फ्रॉम अ नंबर सीरीज। तो सबसे पहली चीज तो ऑक्टेव बैंड्स के जो विधाता हैं, यानी जिन लोगों ने इसकी रचना की, जिन ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने, उन्होंने ये नियम तय किया कि वी विल नॉट गो फॉर एन अरिथमेटिक मीन, वी विल गो फॉर अ ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो इस नियम के चलते पहला चीज तो अपने लिए ये हो गया कि फॉर एन ऑक्टेव बैंड द थ्री frequencies that we are talking about, FL, FC and FU, they will follow this rule. The central or nominal frequency of any band must be calculated as the geometric mean of the lower frequency and the upper frequency. पहला नियम तो ये तय किया गया, ठीक है। तो इस नियम के चलते अब अगर आपको कोई भी एक बैंड बनाने को कहे, बोले कि लो साहब फ्रीक्वेंसी की रेंज पकड़ो, स्टार्ट फ्रॉम 0, अभी हालांकि ऑडिबल रेंज से स्टार्ट करना चाहिए, तो 20 से नीचे अपन जा नहीं सकते, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेट अस टेक अ सिंपल नंबर सीरीज, ठीक है। तो 1 2 3 एंड सो फोर अप टू लेट अस से 100। बोले कि अब बैंड बनाने, तो बोले कि कहाँ से स्टार्ट करें? 0 को तो छोड़ दो, 0 फ्रीक्वेंसी का मतलब ही नहीं होता, आवाज ही नहीं है वहां, तो लेट अस स्टार्ट विद 1, ठीक है। तो 1 पहली फ्रीक्वेंसी ले ली, फिर उसके बाद अब आपने कहा कि भाई सेंट्रल फ्रीक्वेंसी मेरी कहाँ आएगी, ठीक है। और एक दूसरा नियम और है इसके साथ में, दूसरा नियम क्या है कि हर बैंड का जो अपर लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा वो एग्जैक्टली अपने लोअर लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी का डबल होना चाहिए। तो पहला नियम ऑक्टेव बैंड्स का ये है और दूसरा नियम आपके ऑक्टेव बैंड्स का ये है। और ये जो दूसरा नियम है ये एक्चुअली इस ऑक्टेव टर्म को जस्टिफाई करता है। क्यों? अभी अभी आपको दिखाया था, सारे गामा का एग्जांपल दिखाया था। सारे गामा के अंदर अपन ने कहा था कि अगर आप इसको पूरा एक बैंड माने, यू कंसिडर दिस होल सेट ऑफ सारे गामा पादा नी सा एज वन बैंड, तो ये सारे प्योर टोन्स हैं, इसके अंदर बैठे हैं, ये एक बैंड के अंदर बैठी हुई फ्रीक्वेंसीज हैं,
और इस बैंड की जो लोअर फ्रीक्वेंसी है वो 300 हो गई FL, और अपर फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज FU। और जैसा मैंने कहा था सारे गामा का जो ऑक्टेव्स का जो नियम है वो ये है कि आप पहले वाले सा को कहीं से भी स्टार्ट कर लो, ये आपकी इच्छा है, लेकिन जो आखिरी वाला सा होगा वो पहले वाले का डबल होगा, बस ये नियम है। तो इसका मतलब साफ सी बात हो गई, अगर आपने म्यूजिकल नोटेशन से इंस्पायर होकर के ऑक्टेव बैंड्स की रचना की तो आप ये नियम भी फॉलो करोगे कि आपके बैंड में जो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो आपके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का एग्जैक्टली आधा होना चाहिए। तो ये आपका दूसरा नियम हो गया ऑक्टेव बैंड्स का। सो वी आर फॉलोइंग टू रूल्स for construction of octave bands as dictated and decided upon by the international society. That is, the upper frequency for any band will be double that of the lower frequency always. ठीक है? And secondly, the central or the nominal frequency will be taken as the geometric mean of the lowest and uppermost frequency levels. ठीक है? तो अब बैंड्स बनाने के लिए अपने पास में एक नियम साफ साफ दो अपने तय हो गए। अब ये दो नियम अपने में तो स्टैंड अलोन है, लेकिन गणित तो किसी की भी गुलाम नहीं है। जैसे ही आपको दो नियम बताए, आप अपनी खुद की मैथ्स लगा करके अपने लिए आसान तरीके निकाल सकते हैं। ठीक है? तो अब देखो इसमें मैंने क्या गणित लगाई है। मैंने कहा कि अपर फ्रीक्वेंसी डबल ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी है। सिंपल मैथमेटिक्स लगा रहा हूं और मैं थोड़े से निष्कर्ष निकाल के दिखा रहा हूं आपको। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है वो अंडर रूट ऑफ FL इंटू FU होना चाहिए। तो अगर मैं FL को तो FL लिख दूं और FU की जगह पे ट्वाइस ऑफ FL लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दूसरा नियम कहता है मेरे को। सो दैट मीन्स आई हैव अंडर रूट ऑफ FL का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ FL का स्क्वायर, and that gives me under root 2 times FL। तो सिंपल मैथमेटिक्स लगाई, दो नियम मेरे को बताए गए थे कि भाई इनको फॉलो करना है, तो इन दो नियमों को मैं ट्वीक करके एक्सपेरिमेंट करके इधर उधर डाल डोल करके देख सकता हूं मैं। भाई गणित तो गणित है, कुछ भी कर सकते हैं अपन गणित के नियमों में रहते हुए। तो उस तरह से मैंने अपने लिए एक आसान नियम बना लिया इन दोनों को मिला करके कि मैं कभी भी अगर मेरे को नॉमिनल या सेंट्रल फ्रीक्वेंसी पता करनी हो जब मेरे को लोअर फ्रीक्वेंसी लिमिट दे रखी हो, तो मुझे क्या करने का है, सिर्फ √2 से मल्टीप्लाई कर देने का है लोअर फ्रीक्वेंसी को। अब मेरे पास सेंट्रल फ्रीक्वेंसी भी आ गई। ठीक है? अब देखो वापस से नियम इसी तरह से मैं ट्वीक करता हूं। Central frequency is the geometric mean of lower frequency and upper frequency, right? और मुझे ये नियम बताया गया कि लोअर फ्रीक्वेंसी जो है वो अपर फ्रीक्वेंसी का हाफ होना चाहिए। अब देखो मैं इसको दूसरे तरीके से लिख रहा हूं। पहले कैसे लिखा था? अपर फ्रीक्वेंसी लोअर का डबल है, ऐसे लिखा था। लेकिन इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि लोअर फ्रीक्वेंसी अपर का हाफ है। Now if I substitute this here, so I get the nominal frequency equal to under root of FU by 2 multiplied by FU. That will give me under root of FU square by 2 or simply FU divided by √2। और इसको रीअरेंज करूं, I get FU is equal to under root of FC। अब आप इसके प्रोग्रेशन को देखो। पहले मैंने ये निष्कर्ष निकाला था FC is equal to √2 times FL। फिर मैंने निष्कर्ष नया निकाला FU is equal to √2 times FC। अब ये दोनों जो नए नियम मैंने अपनी खुद की दिमाग लगा करके पता किए हैं, इनसे मैं ऑक्टेव बैंड्स कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं और कहीं पर भी बना सकता हूं। अब वापस अपन अपनी उस प्रॉब्लम पे आते हैं इस नियम को लेते हुए। 1 से स्टार्ट करें, 100 तक बैंड्स बनाएं। कंस्ट्रक्ट ऑक्टेव बैंड्स फ्रॉम 1 हर्ट्ज टू 100 हर्ट्ज। कैसे करोगे? सबसे पहले तो भाई ऑक्टेव बैंड्स की ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि बैंड जो हैं ऐसे अलग अलग नहीं बैठ सकते।
ये सब आपस में चिपके हुए होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने बीच में खाली जगह छोड़ दी तो सीधा सीधा सवाल आता है, भाई यहाँ पे इधर से लेके इधर तक की जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनके क्या हाल हो रखे हैं? यहाँ पर क्या है, कोई बैंड नहीं है क्या? ये फ्रीक्वेंसीज अनाथ है क्या? तो आप फ्रीक्वेंसीज को छोड़ नहीं सकते। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक कंटिन्यूअस बैंड्स की फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि बैंड्स ऐसे दिखने चाहिए कि बीच में खाली जगह ना छूटे। So the bands have to be continuous. They have to be touching one another everywhere, all throughout the range. ठीक है? तो उस हिसाब से अब मेरे को ये पता लग गया कि पहला बैंड जो है उसका जो F लोअर है वो यहां होगा और F अपर जो है वो यहां होगा। और अगर फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड एक दूसरे से टच करके बैठे हैं तो साफ सी बात है कि सेकंड बैंड का जो F लोअर होगा वो फर्स्ट बैंड का F अपर होगा। तो ये सब कॉमन सेंस डिक्टेट कर रहा है, ये सब आपको नियमों के तौर पे ऑक्टेव बैंड्स की टर्मिनोलॉजी के अंदर नहीं बताया जाएगा। ये तो आपकी कॉमन सेंस है कि भाई मेरे को कोई भी फ्रीक्वेंसी अनाथ नहीं छोड़नी। तो सीधा सा नियम अपने लिए एक नया बन गया कि सारे जो बैंड्स बनेंगे वो एक दूसरे से टच करके पास पास बैठेंगे। और अगर टच करके पास पास बैठ रहे हैं तो फर्स्ट बैंड का जो अपर फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगा सेकंड बैंड की लोअर फ्रीक्वेंसी के बराबर, और उसी तरीके से सेकंड बैंड की जो अपर फ्रीक्वेंसी है वो थर्ड बैंड की लोअर फ्रीक्वेंसी होगी, एंड सो ऑन। तो ये सारे आपके नियम चल रहे हैं। तो अब मेरे को कुल मिलाकर के वापस से मैं यही क्वेश्चन रिपीट करता हूं। मेरे पास में तो भैया टास्क है 1 हर्ट्ज से लेके 100 हर्ट्ज दे दिया किसी ने, बोला कि ऑक्टेव बैंड्स के बारे में सुना है? बोला हाँ सर सुना तो है थोड़ा सा। तो बोला नियम पता है कैसे बनाने हैं? बोला हाँ सर नियम थोड़े बहुत पता है। सेंट्रल फ्रीक्वेंसी √2 टाइम्स लोअर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और अपर फ्रीक्वेंसी √2 टाइम्स सेंट्रल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो बोला बस बना दो, क्या दिक्कत है? तो अब पहला बैंड का FL अगर 1 हर्ट्ज है तो पहले बैंड की अपर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और सेंट्रल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? इतनी सी बात हो गई, साफ है। FL इज 1 हर्ट्ज, तो FC कैसे निकलेगा? √2 into 1 यानी कि √2 हर्ट्ज। और FU कैसे निकलेगा? √2 टाइम्स FC यानी कि √2 into √2 हर्ट्ज यानी कि 2 हर्ट्ज। तो ये बन गया अपना फर्स्ट बैंड। 1 से स्टार्ट होगा, 2 पे खत्म होगा पहला बैंड, और सेंट्रल वैल्यू कितनी होगी? √2 होगी। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट बैंड बनाने के लिए अब लोअर फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, तो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? √2 टाइम्स 2 यानी कि 2√2। और अपर फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? √2 टाइम्स सेंट्रल फ्रीक्वेंसी यानी कि 2√2 इंटू √2 यानी कि 2 into 2 4। तो अब पहला बैंड तो 1 से 2 हर्ट्ज बना, सेकंड बैंड बनेगा 2 से 4 हर्ट्ज। देखो बड़ा बैंड बना है, दिस बैंड इज लार्जर देन द फर्स्ट बैंड। और इसकी नॉमिनल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? अरिथमेटिक मीन 3 नहीं होगा, इसकी नॉमिनल फ्रीक्वेंसी होगी 2√2। इस तरीके से ऑक्टेव बैंड्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। दीज आर द मेथड which we follow for constructing octave bands. हर्षित क्लियर हो गया क्या आपको? यस सर। ओके, अब अपन देखते हैं, आगे चलते हैं। ये ऑक्टेव समझ लिया अपन ने, ऑक्टेव बैंड बनाना सीख लिया। अब फिर कुछ लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन किया कि भाई ठीक है, अब तुमने ऑक्टेव बैंड्स बनाना सीख लिया ना, तो इसका मतलब है कि अब आपकी जो ऑडिबल रेंज है इसको पूरा बैंड बना दो, आप कोई दिक्कत नहीं है, काम खत्म हो गया, सीख लिया तुमने। 20 हर्ट्ज से स्टार्ट करो और 20,000 तक चलते जाओ।
यानी बैंड बनाते जाओ, तो आप आराम से बनाते गए, यही नियम फॉलो किया। स्टार्टिंग फ्रॉम 20 हर्ट्ज एज द FL वैल्यू, FC निकाला, FU निकाला, फिर नए वाले FU को FL बनाया, इसी तरीके से बैंड बनाते चले गए। और आपको ये पता लगेगा कि अब जो ये बैंड बन रहे हैं वो जैसे जैसे आगे को जा रहे हैं ये बड़े होते जाएंगे, क्योंकि भाई सीधा सा नियम है, पहला बैंड 20 से चालू किया तो फाइनल तो 40 होगा, अब यहाँ 40 से चालू किया तो ये 80 होगा, यहाँ 80 से चालू किया तो ये 160 होगा, एंड सो ऑन। तो ये तो जाहिर सी बात है, पहले वाले बैंड की विड्थ है 40 माइनस 20 20, दूसरे वाले की विड्थ है 40, तीसरे वाले की विड्थ है 80, तो इनकी विड्थ भी डबल होती जा रही है, देख रहे हो आप। तो जैसे जैसे बैंड आगे को चलते जाएंगे ये बैंड बहुत वाइड रेंज में आते जाएंगे, और जो आखिरी वाला बैंड है वो तो बहुत लंबा होगा इस तरीके से। तो अब कुछ लोगों ने इस पे ऑब्जेक्ट किया, क्या ऑब्जेक्शन आया उनको, बोले यार ये जो बैंड है, कुछ चलो स्टार्टिंग में तो थोड़े से सेंसिबल बैंड्स बन रहे थे, अब तुम यार 80 से 160 हर्ट्ज तक पूरा एक बैंड बता रहे हो, और अगला वाला तो क्या होगा 160 से लेके 320। तो यार उनके बीच की जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनमें भी तो कुछ उतार चढ़ाव हो रहे होंगे, उनके एम्पलीट्यूड्स, उनकी डेसिबल लेवल्स उतार चढ़ाव में होगी, तो उसको पूरे को मैं एक लेवल कैसे मान लूं, ये एक अच्छा एनालिसिस का तरीका नहीं है। तो क्या ऑब्जेक्शन हुआ लोगों को, मेनली यही ऑब्जेक्शन था, यार ये बैंड बहुत चौड़े हैं, एज सिंपल एज दैट, दिस वाज द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय पीपल। पहले तो मान लिया लोगों ने, जो भी कन्वेंशन इनका था, नियम पास किया गया और पूरी दुनिया ने मान ली इस चीज को। उसके बाद परेशानी होने लग गई, बोले यार ये इन बैंड्स को लेके एनालिसिस बढ़िया नहीं होता यार, तो बोले पतले बैंड बनाओ। अब पतले बैंड बनाने हैं तो नियम चेंज करना पड़ेगा भाई साहब, सीधी सी बात है। तो बोला ठीक है, तो फिर अब आप बताओ, फिर और मीटिंग की गई, फिर उसके बाद इन्होंने फर्दर कुछ नए बैंड्स की संरचना की, विच आर कॉल्ड एज 1/3 ऑक्टेव बैंड्स। 1/3 ऑक्टेव बैंड्स का मतलब ये मत समझना कि जो पुराने ऑक्टेव बैंड्स अपन यूज कर रहे थे उनकी सीधी 1/3 विड्थ हो जाएगी, नो। द नेम 1/3 octave bands comes from the new rule that was formulated for construction of octave bands. तो अब ये 1/3 octave bands क्या कहते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता अब समझ में आ ही गया है कि भाई 1/3 octave bands की रचना क्यों की गई। तो 1/3 के मुकाबले जो अपन ऑलरेडी जो यूज कर रहे थे ऑक्टेव बैंड्स, उसको अगर आप चाहो तो 1/1 ऑक्टेव बैंड्स भी कह सकते हो, ठीक है। और इसका क्या नियम है, इसका नियम है कि सेंट्रल फ्रीक्वेंसी एक जगह से स्टार्ट करी तो आगे की जितनी भी सेंट्रल फ्रीक्वेंसीज हैं वो एक दूसरे के डबल होती चलेंगी, सीधे दुगना करते चलो, और उनकी एफ लोअर और एफ अपर के लिए ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लगा दो, दैट्स इट। ये चीज अपन ने डिस्कस कर ली अभी, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि 1/3 ऑक्टेव बैंड्स के लिए क्या नियम था। 1/3 ऑक्टेव बैंड्स का नियम यह कहता है कि आपकी अपर फ्रीक्वेंसी किसी भी बैंड की, वो उस बैंड की लोअर फ्रीक्वेंसी का एग्जैक्टली 2⁻⁻³ होगी। पहले क्या नियम था, यहाँ पे 1/3 की जगह पे 1/1 था, इसीलिए अपन पुराने ऑक्टेव बैंड को 1/1 भी कहते थे। क्यों 1/1 का मतलब 1, 2⁻1 का मतलब 2, यही नियम था अपना, अपर 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लोअर। तो ये जो पावर है इसको लेकर के ऑक्टेव बैंड के नाम को स्टैंडर्डाइज किया जाता है। तो 1/1 ऑक्टेव बैंड अपन ने देख लिया कैसा होता है, ऐसा होता है। 1/3 ऑक्टेव बैंड जो होता है वो 2 की पावर पे 1/3 बैठा है, गॉट इट। और सेंट्रल फ्रीक्वेंसी का नियम वही है कि भाई आपकी जो भी लोअर और अपर लेवल्स हैं उसका ज्योमेट्रिक मीन ले लो, उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन अब ये नए नियम आ गए आपके। पुराने ऑक्टेव बैंड्स जो कि 1/1 ऑक्टेव बैंड्स थे उसमें बहुत चौड़े चौड़े बैंड्स बनते हैं, लोगों को थोड़ी सी परेशानी हुई, तो बोला भाई जिनको 1/1 ऑक्टेव बैंड्स नहीं यूज करने वो 1/3 ऑक्टेव बैंड्स यूज कर सकते हैं। ये भी साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक्सेप्टेंस दे दी इनको।
तो अब ये देखें 1/3 ऑक्टेव बैंड्स में क्या अलग है, कैसे बनाते हैं 1/3 ऑक्टेव बैंड्स। आपको वो बनाने के लिए सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा। ये नियम तो वही सेम टू सेम है पुराने जैसा कि भाई ज्योमेट्रिक मीन से सेंट्रल वैल्यू निकालो, लेकिन अपर और लोअर को निर्धारित करने वाला जो नियम है उसमें 2 की पावर 1 की बजाय 2 की पावर 1/3 कर दिया। अब उससे क्या फर्क पड़ा, उससे कुल मिलाकर के सिर्फ इतना फर्क पड़ा, पुराने नियम और नए नियम का अगर अपन अवलोकन करें और कंपैरिजन करें तो अब ये हो गया फाइनल कि सेंट्रल वैल्यू कभी भी निकालनी हो, सॉरी सेंट्रल वैल्यू, अगर लोअर वैल्यू ऑफ बैंड दे रखी हो और सेंट्रल वैल्यू निकालनी हो तो आपको कुछ नहीं करना, उसको 2⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दो लोअर फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, ये करने का है। बेसिकली ये आया कैसे है, ये 2⁻⁴ आप पहले 2⁻1 का रूट ले रहे थे लोअर को मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी कि √2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब नए नियम के हिसाब से आप 2⁻⁴ का रूट लोगे, which means 2⁻⁴ whole raised to power 1/2 and that will give you 2⁻⁴ तो इस कारण ये 2⁻⁴ का फैक्टर आता है। तो अब नया नियम क्या है, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, लोअर फ्रीक्वेंसी दे रखी है, सिंपली मल्टीप्लाई द लोअर फ्रीक्वेंसी विद 2⁻⁴ अब सेंट्रल फ्रीक्वेंसी मिल गई तो अपर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 2⁻⁴ से सेंट्रल फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दो, बस नए नियम आ गए। पुराने नियम से कंपेयर करके देख लो क्या था, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी फॉर 1/1 ऑक्टेव बैंड्स वाज 2⁻1/1 से, ये ऐसे मत लिखो, सीधे 2 लिख दो, 2 से √2 से मल्टीप्लाई कर दो FL को, और एफ यू निकालने के लिए √2 से मल्टीप्लाई कर दो FC को। ये तो 1/1 ऑक्टेव बैंड्स के नियम थे और ये 1/3 ऑक्टेव बैंड्स के नियम। ठीक है, तो अब बस ये नियम लेकर के कंस्ट्रक्शन कर दो तो आपके 1/3 ऑक्टेव बैंड्स बन गए। 1/3 ऑक्टेव बैंड्स का एग्जांपल यहां पर बना दिया है, ये देखो, किसी भी फ्रीक्वेंसी से आप सेंट्रल फ्रीक्वेंसी को स्टार्ट करें, सेंट्रल फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज लिया तो सीधे 2⁻⁴ से मल्टीप्लाई करो, सेकंड बैंड की सेंट्रल फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब इसको 2⁻⁴ से मल्टीप्लाई करो, आपको थर्ड बैंड की सेंट्रल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ठीक है, अब आप इससे मत कंफ्यूज होना कि सर आपने तो अभी 2⁻⁴ बताया, ये लोअर से सेंट्रल और फिर सेंट्रल से अपर पता करने के लिए है। अगर आपको सीधे सीधे एक बैंड की सेंट्रल फ्रीक्वेंसी दे रखी है और दूसरे बैंड की सेंट्रल फ्रीक्वेंसी पता करनी है, तब तो जो फैक्टर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वो आपका 2⁻⁴ होगा। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करते चलें और लोअर और अपर का जो अभी नियम बताया था उसको अपन लेकर के फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, ईच थर्ड जंप फॉरवर्ड इन अ 1/3 ऑक्टेव बैंड गिव्स द फर्स्ट ऑक्टेव बैंड। ठीक है, तो आप ये जरूर कह सकते हैं कि मतलब एक ऑक्टेव बैंड में 3 1/3 ऑक्टेव बैंड्स होंगे, लेकिन वो 1/3 नहीं होंगे, क्योंकि आपके ऑक्टेव बैंड्स आपस में सेम नहीं है, तो 1/3 ऑक्टेव बैंड्स भी आपके आपस में सेम नहीं है। तो एक ऑक्टेव बैंड के अंदर अगर 3 1/3 ऑक्टेव बैंड्स बैठे हैं तो वो तीनों अलग अलग साइज के हैं, ये याद रखना। तो एग्जैक्टली 1/3 नहीं हुआ है ये। ठीक है, बस ये जरूर है कि एक ऑक्टेव बैंड में आपके 3 1/3 ऑक्टेव बैंड्स आएंगे, दिस इज द न्यू रूल। ठीक है, फिर उसके बाद फाइनली एक बैंड नंबर करके एक कॉन्सेप्ट और ISO ने इंट्रोड्यूस किया। अब इसको निकालने के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग रीजन था। ठीक है, वो रीजन ये है कि भाई किसी ने किसी जमाने में कहा जरूर होगा या कहीं ना कहीं डिस्कस जरूर हुआ होगा कि यार तुमने 20 हर्ट्ज से लेकर के
20,000 हर्ट्ज तक की सारी फ्रीक्वेंसीज को बैंड में कैद कर लिया। अच्छा काम किया, बहुत खुशी हुई। बड़े बैंड थे तो उन्होंने थोड़ा सा नियम में ढिलाई दिखा करके 1/3 ऑक्टेव बैंड्स भी बनाने की छूट दे दी, उसमें भी खुशी हुई। लेकिन अब मेरे को एकदम से ये कैसे पता लगेगा, जैसे कि मैं कोई साउंड एनालिसिस कर रहा हूं और मेरी जो साउंड एनालिसिस है वो लेटेस्ट से 340 हर्ट्ज से लेकर के 450 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज का मिक्सचर है। So now I want to conduct an octave analysis and I want to know कि मैं मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो ऑक्टेव बैंड कौन से वाले में है। अब इसका कोई तुमने नाम तो रखा नहीं है, बस 1/3 ऑक्टेव बैंड, एक के पीछे एक बैंड बैठे हुए हैं, या 1/1 ऑक्टेव बैंड, एक के पीछे एक बैंड बैठे हुए। तो मेरा जो एक्सपेरिमेंट है, जिस फ्रीक्वेंसी रेंज के साथ मैं काम कर रहा हूं 340 to 450 हर्ट्ज, एक एग्जांपल लिया है मैंने, है ना, तो मैं कौन से ऑक्टेव बैंड में हूं, विच ऑक्टेव बैंड एम आई टॉकिंग अबाउट। तो इसीलिए लोगों ने बोला यार ये बैंड के कुछ टैग लगाओ भाई, 1 2 3 तो बनाओ कम से कम भाई, पहला बैंड है तो बैंड नंबर 1, दूसरा बैंड है तो बैंड नंबर 2, तो ऐसा तो कुछ काम करो ताकि पता तो लगे कि भैया 340 से 450 हर्ट्ज में आपका काम चल रहा है। हाँ साहब, आपका काम तीसरे बैंड नंबर पे चल रहा है। और rather somebody should be able to identify which band are we talking about। वरना आपको हमेशा एक फ्रीक्वेंसी की रेंज दे करके बात करनी पड़ेगी, which sounds very absurd। You are actually complicating things। So somebody suggested कि for simplification, for further simplification and understanding, the octave bands must be given some tag numbers। कुछ टैग लगाओ यार। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो आपका ISO है, उन्होंने एक नई पद्धति और निकाली। अगेन दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रिक ऑफ मैथमेटिक्स दैट दे हैव यूज्ड। उन्होंने बोला कि देखो भाई, अपन ऑलरेडी जो 1/1 ऑक्टेव बैंड्स और 1/3 ऑक्टेव बैंड्स को लेकर के काम कर रहे हैं, उसमें अपन कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। लेकिन देखो एक बहुत प्यारी गणित, इस गणित को यूज करते हुए हम एक ब्यूटीफुल तरीका निकाल के लाए जिसमें कि बैंड नंबर दे सकते हैं इसको, और वो बैंड नंबर सारे कॉन्जिक्यूटिवली इंक्रीजिंग भी होंगे। तो कोई एनोमैली क्रिएट किए बगैर ISO के साइंटिस्ट ने एक बहुत बढ़िया गणित की टेक्निक निकाली जिसमें बैंड नंबर भी एलोकेट हो गए। अब अपन को करना क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे एक 1/3 ऑक्टेव बैंड्स की सीरीज को देखिए। अभी 100 से स्टार्ट किया गया है जस्ट दिखाने के लिए। तो 100 सेंट्रल वैल्यू है, ठीक है, 100 इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द 1/3 ऑक्टेव बैंड। उसको 2⁻⁴ से मल्टीप्लाई करूंगा तो नेक्स्ट बैंड की सेंट्रल वैल्यू मिल गई। अगेन इफ आई मल्टीप्लाई इट विद 2⁻⁴ आई गेट द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द थर्ड बैंड एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एक 1/3 ऑक्टेव बैंड की सेंट्रल वैल्यूज लिखी हुई है। ग्राफ शो नहीं किया गया है, ग्राफ बनाऊंगा तो ऑब्वियसली आपको इंटरकनेक्टेड बैंड्स दिखेंगे। अब बोलते हैं कि चलो आपको क्या करना है, हर एक बैंड को बैंड नंबर देना है, यानी 1 2 3 4 5 6 टैग लगाना है। तो बोला कि लेट अस से कि हर बैंड का एक टैग नंबर है एंड लेट अस कॉल n स्मॉल n एज द बैंड नंबर। ठीक है, अब आपका नियम जो है बड़ा सिंपल है, 10⁻n/10 यूज करना है आपको। ठीक है, तो बोले कि 10⁻n/10 है क्या चीज, तो बोला ये आपकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है। तो बोला कि अब जरा इसको जरा ढंग से समझाइए क्या है चीज। तो बोला कि आप ये बताओ कौन से बैंड नंबर की बात कर रहे हो। तो बोला कि चलो सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट बैंड नंबर 20। ठीक है, तो बैंड नंबर 20 है, तो 10⁻n/10 कितना हो गया, 10⁻20/10, यानी कि 10 से 20 कैंसिल होगा 2, 10⁻2, 10⁻2 इज 100। तो इसका मतलब सेंट्रल फ्रीक्वेंसी हो गई 100 हर्ट्ज।
क्या मतलब निकला इससे? इससे ये मतलब निकला कि जिस बैंड का बैंड नंबर 20 होगा उस बैंड की सेंट्रल फ्रीक्वेंसी 100 होगी। ये 1/3 ऑक्टेव बैंड्स के लिए। अब ये और ध्यान रखना है कि ये जो आईएसओ का जो ट्रिक है जिन्होंने बैंड नंबर एलोकेट करने के लिए निकाला, ये सिर्फ 1/3 ऑक्टेव बैंड्स पर ही काम करेगा। So band numbers are not allotted to octave bands which follow the 1/1 octave principle. This is applicable only for 1/3 octave principle. ठीक है? तो अब अगर ये मेरा बैंड नंबर 20 है तो 1/3 ऑक्टेव बैंड्स के हिसाब से जो इसके नेक्स्ट में बैठा हुआ बैंड है वो बैंड नंबर 21 होना चाहिए। जरा प्रूव करके दिखाओ। कोई दिक्कत नहीं, आप इमीडिएटली ये नियम लगाइए, 10 रेज टू पावर n की जगह पे रखो 21 डिवाइडेड बाय 10। कितना आता है? ये सेंट्रल फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए सेकंड वाले की, तो अप्रोक्सीमेटली सेम आता है। एग्जैक्टली नहीं आता, अप्रोक्सीमेटली सेम आता है। ठीक है, तो देखो एक्चुअली आना चाहिए 125.99 सेंट्रल फ्रीक्वेंसी 1/3 ऑक्टेव बैंड्स के नियम के हिसाब से। लेकिन अगर बैंड नंबर्स का नियम फॉलो करें जो कि कहता है कि सेंट्रल फ्रीक्वेंसी को बैंड नंबर से निकालिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से मत निकालिए। तो बोला कि ठीक है बैंड नंबर बताओ, तो बोला पिछले वाले का कितना था? 20 था, अभी वाला कितना है? 21 होना चाहिए। तो 10 रेज टू पावर 21 बटे 10 कितनी फ्रीक्वेंसी आई? 125.89। दिस इज द न्यू फ्रीक्वेंसी। अब आप कंपेयर करके देखो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ 1/3 ऑक्टेव बैंड से निकाली हुई सेंट्रल फ्रीक्वेंसी 125.99 है और बैंड नंबर्स के नियम के अनुसार निकाली गई सेंट्रल फ्रीक्वेंसी 125.89 है। अब सबको कंपेयर करो, बैंड नंबर 22, 21 के बाद 22 आएगा, उससे निकाली गई सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है 158.49 और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से निकाली गई फ्रीक्वेंसी है 158.74। So there is only a few decimal places of error if you choose to use the band number theory for construction of octave bands. तो ऑक्टेव बैंड्स देखो, सबसे पहली चीज तो आपको ये समझनी है, ये कोई संसार का कोई भौतिक सिद्धांत नहीं है। ये तो हम लोग चीज, जो संसार में हम चीजें देखते हैं, हम उनको ऑर्गेनाइज करने की इच्छा रखता है मनुष्य, तो इस इच्छा के चलते ये सारे काम करता है आदमी। तो भाई फ्रीक्वेंसीज बहुत सारी फैली पड़ी है, ऑडिबल रेंज 20 से 20,000 है। कि हमारी इच्छा थी कि भाई इनको बैंड्स में ऑर्गेनाइज किया जाए, तो इन बैंड्स में ऑर्गेनाइज करने के जो नियम हैं उन्हीं को लेकर के ये उठापटक हो रही है कि भाई मैं कैसे नियम बनाऊं, कैसे करूं, मैं 1 2 3 नंबर देखना चाहता हूं तो ऐसा करूंगा, नहीं नहीं मेरे को तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू फॉलो करनी है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से कर लो। तो आप जैसा फील करते हैं बेहतर, उस हिसाब से आप अपने नियम को चूज कर सकते हैं। ये आईएसओ ने आपको एक नई स्वाधीनता दे दी। सो नाउ आईएसओ हैज गिवन यू द फ्रीडम, you can construct your 1/3 octave bands using the geometric progression law, उससे ये सीरीज बनेगी। और you can choose to go for the band number theory, जिसमें कि बैंड नंबर पे टैग भी लग जाएंगे, तो फायदा होगा इसमें आपको, क्योंकि अब बैंड नंबर से आप अपनी फ्रीक्वेंसी बैंड को पुकार सकते हैं। बोल सकते हैं भैया 24 नंबर का बैंड कौन सा है? सिंपल है, फिक्स हो गया वो 251.19 फ्रीक्वेंसी उसकी सेंट्रल फ्रीक्वेंसी होगी, वो वाला बैंड सीधे पकड़ में आएगा। तो आइडेंटिफिकेशन ज्यादा आसान हो गया। थोड़ा सा नुकसान क्या है? एरर थोड़ा सा आता है। एक्चुअल 1/3 ऑक्टेव बैंड और बैंड नंबर से निकाले गए ऑक्टेव बैंड के बीच में थोड़ा सा एरर आता है, और कुछ कुछ जगह पे एरर थोड़ा सा ज्यादा भी आता है। जैसे ये देखो, यहाँ पे 317.48 है, यहाँ पे 316 है, तो अभी तक तो डेसिमल्स में एरर था, अब आपके जो यूनिट्स की प्लेस है वहां पर भी एरर क्रीप इन हो गई है। तो थोड़ा सा एडवांटेज भी है इस सिस्टम को यूज करने का, और थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि एरर क्रीप होती है थोड़ी सी, बट इट्स योर चॉइस, दोनों अलाउड है आपके लिए। सो यू कैन यूज द बैंड नंबर फॉर्मेट फॉर क्रिएटिंग 1/3 ऑक्टेव बैंड्स और द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लॉजिक फॉर क्रिएटिंग
octave bands, both are allowed. ठीक है, ऑक्टेव बैंड्स का भी पर्पस वही था कि आप जब साउंड एनालिसिस करें, एनालाइजर से साउंड्स को सेपरेट करें, तो आप अपनी पर्टिकुलर जो रेंज ऑफ इंटरेस्ट है उसको पोजीशन कर पाए कि भाई मेरे कौन से ऑक्टेव बैंड में आ रही है ये, और उस पर्टिकुलर ऑक्टेव बैंड से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, जो भी मटेरियल्स, जो भी स्टैंडर्ड मटेरियल्स हैं, उनको यूज कर पाए. तो बेसिकली जो अकाउस्टिक इक्विपमेंट और मास्किंग टेक्नोलॉजीज और साउंड एब्जॉर्प्शन टेक्निक्स, मटेरियल्स, इन सब चीजों की फाइनल डिसीजन मेकिंग और डिजाइन में काम आने वाली टूल्स एंड टेक्निक्स हैं साउंड स्पेक्ट्रम एंड ऑक्टेव बैंड्स. सो दिस इज द थ्योरी. आपको काफी डिटेल में समझा दिया है, और बल्कि ये जो नोट्स आपको दिए गए हैं, मैं तो ये कहूंगा कि ये पूरे एक ऐसे टाइप क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है. बट एज फार एज द एग्जाम्स आर कंसर्न्ड, एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स सारे करते हैं, और वो इस बार के एग्जाम्स में भी मैंने देखी, कि जो पूछा जाता है उससे पहला तो आप देखो कि मार्क्स वेटेज कितना है उसका. लेकिन लड़के क्या है, लिखे जा रहे 3 4 5 6 10 पेज भर रहे हैं. कितने मार्क का क्वेश्चन है? 5 नंबर का क्वेश्चन है, और उस पे 10 पेज लिख रखा है लड़कों ने. क्यों? फिर उसके बाद न्यूमेरिकल करने का टाइम नहीं बचेगा. तो मार्क्स की वेटेज देख करके लिखो. तो अगर ऑक्टेव बैंड्स और साउंड स्पेक्ट्रा पे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, तब तो ये सब लिखो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. लेकिन अगर क्वेश्चन ही 5 नंबर का है, 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, तो आप डेफिनेशन लिखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दो बस, नॉट मोर देन दैट. सो आपको चीजें सिखा सकते हैं टीचर्स, लेकिन एग्जाम में जो इंटेलिजेंस यूज करनी है कि भाई कितना लिखना है, कितना कम लिखना है, कितना ज्यादा लिखना है, ये तो आपके ऊपर ही है. सो प्लीज मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन and do not write unnecessary stuff in the examination. This will waste your time. और खासकर वाइब्रेशन जैसे सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे आपको फोकस ज्यादा करना पड़ता है. न्यूमेरिकल लंबे लंबे हैं आपके, तो इसीलिए आप थियोरी वाले पार्ट को जितना कंसाइज लिखना आप पॉसिबल हो वैसा ही लिखें आप. ठीक है, दिस इज माय एडवाइस टू यू. ठीक है, आई हैव फिनिश्ड दिस टॉपिक, और नेक्स्ट क्लास में अपन एक दूसरा टॉपिक लेंगे, दैट इज वाइब्रेशन ऑफ गियर्ड सिस्टम्स. वो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, एंड हार्डली वी वोंट इवन नीड 1 full hour फॉर दैट. तो एक छोटा सा एग्जांपल कर लेंगे, वो टॉपिक अपना क्लियर करके वी विल राइट इट ऑफ दैट वन टू. ये नोट्स मैं आपको आज सेंड कर दूंगा, और इसको आप पढ़ें जरूर, क्योंकि ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है तो भी है आपके सिलेबस में, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली आरटीओ से क्वेश्चन आता है. तो ठीक है, अभी लेट मी जस्ट